तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक पर्सन के हाथ में एक गन को दिखाया जाता है, जिसके सामने ही काफी ज्यादा लोग उसकी तरफ फायरिंग कर रहे थे और उस पर्सन की तरफ काफी ज्यादा गोलियां बढ़ रही थी। और इसी के साथ साथ नरेटर हमें बता रहा होता है ये सब कुछ एम्पायर के लिए था, उन सभी एनिमीज से जान छुड़ाने के लिए था जो कि एम्पायर और एम्पायर के लोगों के लिए खतरा साबित हुए। और यही चीज इंपीरियल गार्ड के एग्जिस्टेंस की असली वजह है। और हम देखते हैं कि जो बुलेट्स उन लोगों ने उस इंपीरियल गार्ड की तरफ फायर की थी वो रास्ते में ही किसी बुलेट के साथ टकरा कर टूट जाती हैं। और देखते देखते उन फायरिंग करने वाले लोगों का वन हिट किल शॉट से काम तमाम हो जाता है। और उस इंपीरियल गार्ड के इस कारनामे को देखकर कोई पर्सन उसे प्रेस करने के लिए तालियां मार रहा था। जिस तरफ देखते हुए वो इंपीरियल गार्ड अपना स्टांस ले रहा था, यानी कि वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ नरेटर हमें बताने लगता है कि फ्यूचर के अर्थ में जहाँ टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन हाउएवर ये चीज ह्यूमैनिटी के लिए होप साबित नहीं हुई और रिसोर्सेज के कम होने की वजह से अर्थ में वार्स होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके अर्थ डिस्ट्रॉय होना भी शुरू हो चुका था। और इस चीज की वजह से ह्यूमैनिटी को दूसरे प्लैनेट्स में जाना पड़ा और एट द एंड एक एलियन स्पीशी के इंटरफेयर की वजह से अर्थ में जिंदगी खत्म हो गई। हाउएवर ह्यूमैनिटी यहाँ पर खत्म नहीं हुई और ह्यूमैनिटी के कुछ सर्वाइवर्स स्पेस में घूमते रहे और आखिर में एक लॉन्ग जर्नी के बाद उन्होंने अर्थ जैसा एक सिमिलर प्लेनेट ढूंढ निकाला और ह्यूमैनिटी ने इस न्यू प्लेनेट को नोवस का नाम दिया, जिसका मतलब न्यू होम था। और जिन लोगों ने इस न्यू प्लेनेट को ढूंढा था उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स को भी इस बारे में बता दिया और ह्यूमंस जो कि पूरी स्पेस में फैले हुए थे वो अपने न्यू होम यानी कि नोवस में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और ह्यूमंस की नेचर की वजह से इनके 3 ग्रुप बन गए। पहला द बेलेटो फेडरेशन, और इस फेडरेशन में काउंटलेस एलियन स्पीशीज ह्यूमंस के साथ मिलकर रहती हैं। दूसरा द एक्रीशियन एम्पायर, जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मैकेनिकल फिजिक रखने वाले सोल्जर्स की आर्मी है। और आखिर में होली कोराइड अलायंस, जिनके अंदर प्रीस्ट आते हैं जो कि फोर्स एनर्जी और मेंटल फोर्टिट्यूड को इस्तेमाल कर सकते थे। हाउएवर नोवस में भी रिसोर्सेज इनफिनाइट थे और इसी रिसोर्सेज की वजह से ह्यूमैनिटी दोबारा से एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हो गई। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्रीशियन एम्पायर के एक्रीशिया मैशिनेशन लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ कोई पर्सन किसी बच्चे को कह रहा था कि अगला तुम्हारा टर्न है और शायद तुम काफी ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि अगर दूसरे लोगों से तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए तो तुम एक मामूली से सब्जेक्ट हो और यही वो मौका है जब तुम योर मैजेस्टी को अपनी कैपेबिलिटी को शो कर सकते हो। तो ट्रेनी इस बारे में मत भूल जाना कि ये दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस बच्चे को ये सब कुछ कहने वाला क्रीशिया इंपीरियल गार्ड कमांडर हेमिलस कुस्थोरिया था। और जिस लड़के को ये कमांडर हेमिलस ये सब कुछ कह रहा था वही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम लूका है, जो कमांडर हेमिलस की ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कहने लगता है देख लेते हैं कि कौन अनलकी है। लेकिन अभी भी कमांडर हेमिलस लूका को कहने लगते हैं तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम लूका है, आई होप कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरोगे। तो लूका वहां से जाते हुए उन्हें कहने लगता है जी जी जरूर उतरूंगा। और फिर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है एटलीस्ट मैं उन सभी लोगों की बुलेट्स को डॉज और ब्लॉक करने के कैपेबल तो हूं ही, और एक इंपीरियल गार्ड के ऑफिशियल पार्ट बनने के लिए इस नेसेसरी स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हमें बताने लगता है मैंने अपनी सिमुलेशन ट्रेनिंग को काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में पूरा किया है। मैं इंपीरियल गार्ड्स की ट्रेनिंग में एक सोल्जर हूँ जहाँ आपके सभी परसेप्शन और सेंसेस को काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है ताकि आप एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सको। और अगले ही सीन में हमें लूका को उसी टेस्ट को देते हुए दिखाया जाता है जो कि कहानी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर को देते हुए दिखाया गया था, जहाँ अपने ओपोनेंट्स को देखते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था मेरे ओपोनेंट्स 5 डेथ रो इनमेट्स हैं जिनके पास चीप साइबरनेटिक इक्विपमेंट्स हैं। और उन सभी ओपोनेंट्स की आंखों में लूका के लिए खौफ साफ साफ नजर आ रहा था, जहाँ लूका जैसे ही अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखता है तो उसके सभी ओपोनेंट्स भी लूका को शूट करने के लिए अपनी गन्स को उठा रहे थे। लेकिन लूका काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है इन सभी को मारने के लिए मुझे सिर्फ 10 सेकंड की जरूरत है। ये कहते हुए लूका काफी ज्यादा तेजी से अपने एक ओपोनेंट के पास से गुजर जाता है और अगले ही सीन में उस पर्सन का सर धड़ से अलग हो गया था, जिस चीज को देखकर लूका के दूसरे ओपोनेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक लूका उन चारों लोगों के दरमियान में आ गया था, जहाँ वो सभी लोग लूका की तरफ अपनी गन ताने खड़े हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ लूका जो कि बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था वो अपने मन में सोचने लगता है हाउएवर एम्परर के दिल में अपना एक गुड इंप्रेशन बनाने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि नोटवर्दी हो। और फिर अपने पिछले वाली ट्रेनिंग के उस अटैक को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं उस अटैक को परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले उस अटैक को कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये काम करना होगा। और अपने ओपोनेंट्स की सभी छोटी छोटी मूवमेंट्स को नोटिस करना शुरू कर देता है और ये करते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था मुझे अपनी सभी सेंसेस को मैक्सिमम हद तक बढ़ाना होगा। पर हम देखते हैं कि लूका के ओपोनेंट उस पर एक बुलेट फायर कर देते हैं जो कि लूका की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में ही वो लूका की ब्लेड से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि लूका अपनी तरफ शूट की गई हर बुलेट को अपनी स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट कर रहा था। और लूका की इस परफॉर्मेंस को देखकर कैप्टन हेमिलस काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और इस अटैक को करने के बाद लूका की बॉडी से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। और इसी के साथ साथ लूका के इस अटैक की वजह से उसके सभी ओपोनेंट्स मारे गए थे। लेकिन इस वक्त तक लूका की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन लूका अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहने लगता है मैंने ये कर दिखाया, मैंने अपनी लिमिट्स को सरपास
कर दिया और अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये चीज मेरी वैल्यू को बढ़ा सकती है। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका को टेस्ट ग्राउंड से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए कैप्टन हैमिलस लूका को कहने लगते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कंट्रोल को इस्तेमाल करोगे, यहाँ तक कि ये तुम्हारी रिपोर्ट में भी नहीं मौजूद था। तो लूका उनके पास से जाते हुए कह रहा था मैंने सिर्फ उस पर्सन को कॉपी किया जो कि मुझसे पहले उस टेस्ट को देने गया था। लूका की इस बात को सुनकर कैप्टन हैमिलस उसे कहने लगते हैं जिस पर्सन की टेक्निक को तुमने कॉपी किया है वो पर्सन रिनाउंड हाउस होल्ड से ताल्लुक रखता है और उसने उस टेक्निक को इक्विलिब्रियम पर इस्तेमाल करना भी सीखा हुआ है। वो तुम जैसे एक पर्सन से जो कि सिर्फ एक ऑर्फनेज से है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो लूका उन्हें काफी ज्यादा कोल्ड लुक देते हुए कहता है एक गिफ्ट, लेकिन कैप्टन हैमिलस लूका की आंख पकड़ते हैं और जो चीज करते हैं उसे देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस कारनामे को करके कैप्टन हैमिलस काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और हम देखते हैं कि कैप्टन हैमिलस ने लूका की एक आंख निकाल कर फोड़ दी थी और अपनी एक आंख निकल जाने के बावजूद भी लूका के चेहरे पर कुछ भी शिकन नहीं आई थी। और लूका के इस एक्सप्रेशन को देखकर कैप्टन हैमिलस उसे कहने लगते हैं तुम तो थोड़ा सा भी नहीं चल रहे, लगता है लूका कि तुमने पेन टॉलरेंस की काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, मुझे तुम पसंद आए। कैप्टन हैमिलस की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका उन्हें कहने लगता है मुझे ये जानकर खुशी हुई। और फिर आगे कैप्टन हैमिलस से कह रहा था वैसे भी कोई बात नहीं क्योंकि मैं उस आंख को खुद ही निकालने ही वाला था और मैं आपसे एक ऐसी आंख की गुजारिश करना चाहता हूँ जिसके अंदर ट्रैजेक्टरीज को प्रिडिक्ट करने के फीचर्स हों। और हम देखते हैं कि लूका की इन बातों को उसके पीछे खड़ा हुआ एक वॉरियर भी सुन रहा था। और फिर अगले ही सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा था हाई आई एम नंबर 12 इले। नंबर 32 यानी कि लूका मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इस वक्त लूका ने अपने कपड़े नहीं डाले होते और लूका को यूं देखकर इले उससे माफी मांगते हुए कह रहा था आई एम सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। और फिर थोड़ी देर बाद लूका उसे अपने कमरे में बुला लेता है और फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर इले लूका की तारीफ करते हुए कह रहा था लास्ट एरिया में तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे टोंट मारते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरी चापलूसी करने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो यंग मास्टर। तो इले हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड बनना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इले को देखते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था इले कार्तिका, सिर्फ इसके ऑरा को ही महसूस करके मैं कह सकता हूँ कि ये फेमस नोबल हाउस होल्ड कार्तिका का मेंबर है। लॉजिकली अगर कहा जाए तो मुझे किसी नोबल हाउस होल्ड के पर्सन के साथ इतना ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें बकवास होती हैं। तो बस मैं ये कहकर इसे यहाँ से भगा देता हूँ कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन पीछे की तरफ इले कोई चीज निकाल कर लूका को देने लगता है, जहाँ वो लूका को बता रहा था मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज देने आया था, इस चीज की वजह से तुम्हारी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी तो तुम बेहतर तरीके से रेस्ट कर पाओगे। लेकिन लूका भाई साहब ठहरे सख्त लौंडे, वो इले के मुंह पर ही उसे मना कर देता है। लेकिन इले भी पीछे हटना नहीं चाहता था और लूका को कहने लगता है अगर तुमने आज अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं किया तो कल को तुम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हें भी इस चीज का पता होगा कि किसी भी काम को करने के लिए मेंटल फोर्टिट्यूड का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इले का इतना ज्यादा कहने पर लूका भी उससे वो पिल लेकर खा लेता है और अपने मन में ये सोचते हुए ये उन स्ट्रीट्स पर मिलने वाले नॉक ऑफ से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अपने मन में ये कहते ही लूका इले को कहने लगता है तुम्हारी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हें ही कॉपी किया था। तो इले अपनी एक आंख की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था मेरे पास कॉम्बैट के लिए मैकेनिकल आईज हैं तो मेरे लिए ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे और सिंस उस वक्त तुम अपनी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे और लगता है कि कमांडर ने भी तुम्हारे अंदर यही चीज नोटिस की थी और मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वो क्यों तुम्हें अपनी जेब में से एक मैकेनिकल आई गिफ्ट कर रहे हैं। इले की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है आफ्टर ऑल नोबिलिटी एक्सीलेंट और लोअर क्लासेस काफी ज्यादा पावरलेस होती हैं और एक लोअर क्लास सिटीजन होने की हैसियत से मैं अपने हाथ से इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दे सकता था। और लूका की इन बातों को सुनकर इले भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर अचानक से इले कहने लगता है नोबिलिटी इज एक्सीलेंस, यकीनन तुमने सिलेक्शन प्रोसेस को पास किया होगा मगर तुम्हें पता है कि कुछ लोगों ने इसे फेल भी किया और मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिजल्ट को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी दिए होंगे। तो लूका कहने लगता है हाँ ये बात पॉसिबल है। और फिर से इले लूका को कह रहा था इस चीज का कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन मुझे इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव है कि तुम्हारे जैसे लोग जो कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के इस मुकाम तक पहुंच जाए हो वो एडवांस सोल्जर कल्टीवेशन प्रोसेस में भी फेल नहीं होगा क्योंकि तुम सभी लोग अपनी स्किल्स के बलबूते पर यहाँ पर आ सके हो। और इले की इन बातों को सुनकर लूका अपने मन में सोच रहा था एक नोबल के मुंह से इस तरह की बातें मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, यह बता मुझे क्या कहना चाहता है। और फिर अचानक से इले लूका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा था मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन अपने इरादों में कामयाब जरूर होंगे और इसी वजह से मैं तुम्हें चेयर करना चाहता हूँ। और इले को अपना यूं हाथ बढ़ाता देखकर पहले तो लूका उसे घूरता रहता है और फिर उसके साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा था जी हाँ मुझे भी आपको चेयर करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है और ये सब कुछ सिर्फ एम्पायर के लिए होगा। और लूका के मुंह से इस बात को सुनकर इले काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर अचानक से नरेटर कहने लगता है कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि एक ट्रॉनिकल एम्पायर क्रीशिया में किसी मिलिट्री वेपन के तौर पर बड़ा हुआ। और फिर हमें प्लेनेट नोवस के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा प्लेनेट जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह का है
जिस पूरे प्लेनेट के अंदर 3 फोर्सेस हैं जिनका नाम है फ्री बटालियन फेडरेशन, एक्रेशन एम्पायर और होली कोराइड अलायंस। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका और इले को गन शूटिंग की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां लूका उस डमी की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए अपने मैकेनिकल आई का भी इस्तेमाल कर रहा था, जहां निशाना देकर लूका उस डमी पर फायरिंग कर देता है। और हम देखते हैं कि लूका ने सभी के सभी हेडशॉट ही फायर किए थे। और लूका के इस कारनामे को देखकर इले लूका को कहने लगता है, तुमने अपनी गन की सभी बुलेट्स हेडशॉट ही फायर की हैं। मुझे लगता है कि टॉप स्टूडेंट अलग ही लेवल पर होगा, और वैसे तुम अपनी राइट आई को इस्तेमाल करना सीख गए हो। और क्या ये अनफेयर नहीं है कि तुम कॉम्बैट में स्पेशलाइज होने के बावजूद भी गन चलाने में इतना अच्छे हो। और इले की इस बात को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, एक इंपीरियल गार्ड के मेंबर होने की हैसियत से ये काफी ज्यादा नेचुरल नहीं है कि मुझे हर टाइप के वेपन को भी चलाना सीखना चाहिए। आल्सो मुझे ये चीज किसी ऐसे से सुनने की उम्मीद नहीं थी जिसने अपने गन की हर एक बुलेट डमी के एक ही होल से गुजारी हो। और अपनी इसे थोड़ी सी तारीफ को सुनकर इले कहने लगता है, हा, क्योंकि भाई साहब मेरी स्पेशलिटी गन्स में है। लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ लूका उसे कहने लगता है, अगर तुम इसी तरह ही मजाक मजाक में ये जलते रहे तो इवेंचुअली मैं तुम्हें सरपास कर जाऊंगा। लूका की इस बात को सुनकर इले उसे कहने लगता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि एम्पायर को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि एम्पायर में एबिलिटी और टैलेंट की वैल्यू नहीं की जा रही, क्योंकि जब तक किसी के पास स्टेटस और पावर है, यहाँ तक कि पावरलेस बंदे को भी वो टैलेंटेड बना देते हैं। हाउएवर अगर तुम्हारे जैसे और भी ज्यादा इरेगुलर टैलेंटेड पर्सन्स इस तरह पेयर होना शुरू हो जाएं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह हम अपने एनिमीज को काफी आसानी से हरा पाएंगे। इले की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका उसे कहने लगता है, इले तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एम्पायर के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुमने ये सब कुछ जो कहा है, अगर मैं हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट कर दूं तो कार्तिका फैमिली के मेंबर होने के बावजूद भी तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन लूका की इस बात को सुनने के बावजूद भी इले मुस्कुराने लगता है, और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, अगर तुम सच में ये काम करने वाले होते तो ये बात तुम पहले मुझे ना बताते। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, और मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इले को वहाँ से जाता हुआ देखकर लूका अपने मन में कहने लगता है, कितना ज्यादा एनोइंग है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम स्किप करने के बाद, और अब तक 2 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ हमें कुछ आर्मी ट्रक्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे, जिसके अंदर हमें कैप्टन हैमिलस को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को कह रहे थे, लूका और इले तुम सभी लोगों के प्लाटून लीडर के तौर पर काम करेंगे। अगर किसी ट्रेनिंग को कोई इशू है तो वो खड़ा होकर यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद मैं अपने आगे की बात को कंटिन्यू करूंगा। इस टीले को पार करते ही वो सामने एक कोराइड आउटपोस्ट है जो कि इलीगल तौर पर हमारी टेरिटरी में बनाया गया है, और ये ट्रेनिंग मैदान जंग में तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाई गई है। और फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगते हैं, और हमें प्रिजनर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो सभी लोगों को मार देना। और फिर बाहर की तरफ हमें लूका, इले और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका को कह रहा था ये हमारा पहला रियल मिशन होने वाला है। तो लूका रसल को कहता है, क्या तुम नर्वस हो? तुम पिछली ट्रेनिंग्स के दौरान काफी ज्यादा लोगों को मार चुके हो। लूका की इस बात को सुनकर इले उसे कहने लगता है, लेकिन हम सभी लोग पहली बार किसी आउटसाइड फोर्स को फेस करने वाले हैं, द बेलाटियन फेडरेशन या फिर होली कोराइड अलायंस और इवन एक्रेशन एम्पायर। इन सभी लोगों के एंसेस्टर अर्थ से ही थे। इले की इन सारी बातों को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है इले, और कभी सोचा था कि एक सीनियर गार्ड हम सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। मुझे यकीन है कि ये सीनियर गार्ड हमें यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है, और अगर इसने किसी को हमें एक प्रिजनर लेता हुआ देख लिया तो शायद ये हमें मार भी सकता है। प्लैनेट नोमस में एम्पायर के सिवा दूसरी फोर्सेज हमारे लिए बग्स के सिवा कुछ नहीं है। हर कोई अपने मुफाद के लिए ही एम्पायर में काम करता है। लूका की ये सारी बातें सुनने के बाद इले कहने लगता है, मुझे पता है कि हमें क्या सिखाया गया था। और इसी के साथ साथ वो अपनी मैकेनिकल आई से नीचे की तरफ एक माँ बेटे को खेलता हुआ देख रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हमें लूका को उसके फुल आर्मर में दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने उस इलीगली ऑक्युपाइड स्पेस पर हमला कर दिया था और हर तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा था। जहाँ चलते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी कोरन यहाँ पर आर्म्ड नहीं है, ये ट्रेनिंग बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाएगी। लूका अपने मन में ये सोचते सोचते एक बच्चे के पास आ जाता है जो कि अपनी मॉम को पुकारते हुए रो रहा था। जिस बच्चे को देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, एक बच्चा, ये बच्चा इतना ज्यादा डरा हुआ है कि यहाँ तक के मूव भी नहीं कर पा रहा। और उस बच्चे को देखते हुए जो कि अपनी मॉम को पुकारते हुए जोर जोर से रो रहा था, लूका अपने मन में सोचने लगता है, एक नॉन कॉम्बैटेंट विद नो रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास कोई गन होती तो मैं इसे बिना किसी दर्द के मौत दे सकता था। डैम इट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक बच्चा है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से उसके दिमाग में कैप्टन हैमिलस की वही बात रिकॉल आती है कि हमें प्रिजनर्स की जरूरत नहीं है, तो सभी को मार देना। और फिर अपने मन में ये कहते हुए, तुम्हें हेजिटेट नहीं करना लूका, ये सभी लोग सिर्फ कीड़े हैं जिन सभी की एम्पायर की सप्लाईज पर नजर है। ये कहते हुए लूका अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि लूका की स्वॉर्ड उस बच्चे के पीछे वाली दीवार के अंदर से निकल जाती है,
लेकिन हम देखते हैं कि लूका ने उस बच्चे पर अटैक ना करते हुए उसकी एक साइड पर किया था, जहाँ लूका उस बच्चे के थोड़ा सा करीब जाते हुए कहने लगता है तुम्हें मरने का दिखावा करना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। और फिर इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था मैं ये नहीं करना चाहता था, अगर हेडक्वार्टर को मेरी एक्शंस के बारे में जरा से भी भनक लगी तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। अपने मन में ये सोचते सोचते लूका वहाँ से जाना शुरू कर देता है और लूका अपने मन में ये सोचते सोचते आगे जा ही रहा था, अचानक से एक बुलेट उस बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा यहीं पर खत्म हो गया था। और इस बुलेट शॉट की आवाज को सुनकर लूका काफी ज्यादा तेजी से उसकी डायरेक्शन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को शूट करने वाला इले होता है, जो कि अपना सर हिलाते हुए लूका को रहमदिली दिखाने से मना कर रहा था। लेकिन इले को यहाँ पर देखकर लूका काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा था इले ये यहाँ पर कब आया, क्या वो शुरू से ही इन सभी चीजों को देख रहा था। और फिर अचानक से अपने आप को ही दिलासा देते हुए कहने लगता है काम डाउन काम डाउन, इले मेरी हेजिटेशन की रिपोर्ट नहीं करेगा। हाउएवर अगर किसी दूसरे ट्रेनी ने ये देखा हुआ तो मेरे एले लग सकते हैं और वैसे मुझे इले पर नजर रखनी होगी। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इले के पीछे से कुछ लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है। तो अचानक से जहाँ पर इले खड़ा हुआ था वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिसे देखकर लूका काफी ज्यादा हैरान हो गया था और जोर से इले को आवाज लगाता है और इले की तरफ जाने ही वाला था। अचानक से कोई पर्सन लूका की दूसरी तरफ आ जाता है, जो कि किसी अजीब सी टाइप की पावर को इस्तेमाल करते हुए लूका पर हमला करते हुए कह रहा था तुम सब एक्रीशियंस भाड़ में जाओ। और उस पर्सन की तरफ देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है क्या थोड़ी देर पहले इसने एक्सप्लोजन किया था, अगर ये बिना किसी वेपन से एक्सप्लोजन काज कर पा रहा है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। हमें पीछे की तरफ किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से पीछे से उस पर्सन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वॉरियर यानी कि इले उस पर्सन की तरफ पहुंच पाता, अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि लूका के सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था और अपने ओपोनेंट को फोर्स इस्तेमाल करता देखकर लूका की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, उसका ओपोनेंट चीख चीख कर कहने लगता है ये सिर्फ हमारी बेस नहीं थी, ये एक सेटलमेंट थी। जिन लोगों को तुमने अभी मार डाला वो जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें कर रहे थे। लेकिन सामने की तरफ खड़ा हुआ लूका अपने मन में सोच रहा था कि कैप्टन को इस बारे में पता है, अगर हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही पता होता तो इले को इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ होता। पर हम देखते हैं कि इले कुछ ही दूर टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ था, जहाँ वो लूका को कह रहा था मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसलिए मेरे तुम्हारे खिलाफ कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो लूका भी उसे कहने लगता है मैं इस पर्सन को हैंडल कर लूंगा, तो तुम सभी जाकर रेस्ट करो। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था मेरी हेजिटेशन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मैंने काउंटलेस बार किसी फोर्स यूजर के खिलाफ फाइट करने के बारे में सीखा है और मैं जिंदा रहने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा। और फिर वो अपने सभी साथियों को वहां से जाने को बता देता है और लूका के सभी साथियों के चले जाने के बाद वो पर्सन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लूका पर हमले करते हुए कह रहा था तुम यहाँ से कहाँ भागने के बारे में सोच रहे हो बास्टर्ड। जिसे देखते हुए लूका अपने मन में सोचते हुए लगता है कि वो अपने अलाइज को यहाँ से भागने के लिए कुछ टाइम बाय करने के बारे में सोच रहा है और फोर्स को यूज करने के लिए किसी प्रिपरेटरी एक्शन को करना जरूरी होता है और इस चीज को करने के लिए वो यकीनन किसी हैंड साइन का इस्तेमाल करेगा और जब तक मैं स्पेस के अंदर डिस्ट्रप्शन फील कर पाऊंगा तब तक मैं एक्सप्लोजन से रिएक्ट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लूका काफी ज्यादा तेजी से उसके सभी अटैक्स को डोज कर रहा था और लूका को अपने सभी अटैक्स डोज करता देखकर उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा जोर लगाकर लूका पर हमले कर रहा था, जिसके हमलों को डोज करते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है मैं शुरू से ही बैटल ऑफ एट्रिशन को प्रेफर करता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मैं इसी तरह अपनी हाई स्पीड को मेंटेन करता रहा तो मेरी बॉडी काफी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी, मुझे अपनी इसी स्टेट को मेंटेन रखते हुए उस पर अटैक करना होगा। और जैसे ही एक अटैक लूका को हिट करने वाला होता है लूका काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डोज कर लेता है और हम देखते हैं कि लूका काफी ज्यादा स्पीड से अपने ओपोनेंट पर हमला करने के लिए जा रहा था और लूका को यूं अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसका ओपोनेंट भी काफी ज्यादा घबरा गया था। और जैसे ही लूका उस पर हमला करने वाला होता है अचानक से लूका के मुंह के पास उसका हाथ आ जाता है, लेकिन इस वक्त तक लूका की स्वॉर्ड भी कुछ हद तक उसकी बॉडी में पियर्स हो चुकी थी। लेकिन उस पर्सन के अटैक की वजह से लूका का हेलमेट काफी ज्यादा हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है और लूका को अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी। लेकिन उस हेलमेट के परे एक बच्चे को देखकर वो पर्सन अपने अटैक को रोक देता है और लूका को कह रहा था तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। लेकिन लूका बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन को मार देता है और उस पर्सन को मारने के बाद लूका जोर जोर से हाँफ रहा था और फिर अपने मन में सोचने लगता है अगर उसने अपने अटैक को ना रोका होता तो इस वक्त तक मैं मरा हुआ होता। कुराइट्स को उन लोगों ने बनाया है जो कि ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुके हैं, तो वो मुझे मारने में फेल कैसे हो गया। और फिर लूका को अपनी टीचिंग याद आने लगती है कि एम्पायर ने उसे क्या सिखाया है कि बैटल के दौरान अपने इमोशन को बिल्कुल भी अपने दिल में ना आने दो।
क्योंकि ये सब कुछ एम्पायर के लिए है, उन लोगों को मारना जो कि एम्परर और एम्पायर के लोगों के लिए खतरा साबित हुए हैं। इंपीरियल गार्ड्स के एग्जिस्टेंस की यही तो वजह है। लूका को ये सभी बातें याद तो आ रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ वो उस जगह पर मौजूद लोगों की चीखें भी सुन पा रहा था। जिसके बाद हमें एक्रीशन हॉस्पिटल रिकवरी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूका जो कि एक फ्लूइड फील्ड कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ था, अचानक से उसे कोई कहने लगता है, लूका ऑलमोस्ट उस वक्त तुम मरने वाले थे, तो उस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा था? तो लूका उसे टोन मारते हुए कहने लगता है, बात भी देखो ये कौन कर रहा है, यह बात तुम अपने बारे में कहो, क्योंकि जो मरने वाला था वो तुम थे। लूका की इस बात को सुनकर इले हंसते हुए कहने लगता है, इस बार मुझे फिर से न्यू आर्म्स और लेग्स मिल चुके हैं। और ये तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट चेंज हुआ? तो लूका उसे बताने लगता है कि मेरी बैग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो मुझे कुछ टाइटेनियम बोन्स और आर्टिफिशियल स्किल्स मिल चुकी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे इस साल के एंड तक अपनी पूरी की पूरी बॉडी ही चेंज करानी पड़ेगी। और इस एक्सीडेंट के बाद मुझे लग रहा है कि 1 साल में नहीं बल्कि 6 महीने में ही हो जाएगी। लूका की इन बकवास बातों को नजरअंदाज करते हुए इले उसे कहने लगता है, बॉस को प्रोबेबली इस बारे में पता था कि वहाँ पर एक फोर्स यूजर मौजूद है, और इस चीज के बारे में हमें ना बताया जाना, मुझे लगता है कि ये हमारा टेस्ट था। जिस पर लूका इले को कहने लगता है कि देखा जाए जैसे कि सीनियर्स ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो प्रोबेबली उन्हें पता था कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एनीवे कोई भी बंदा वहाँ पर हमारा नहीं गया। तो इले कहने लगता है कि ये टेस्ट काफी ज्यादा टफ नहीं था मेरे लिए और दूसरे कैडेट्स के लिए, जिनकी की बॉडीज को अचानक से ही सरप्राइज अटैक करके उड़ा दिया गया। और इस सारे माजरे को सिर्फ एक कोइंसिडेंस कहना काफी ज्यादा अजीब होगा, और शायद वो फोर्स यूजर शुरू से ही हमें मारना नहीं चाहता था। इले की इन बातों को सुनकर लूका के जहन में वही फोर्स यूजर आने लगता है, जिसने के लूका को सिर्फ एक बच्चा होने की वजह से छोड़ दिया था। और उस फोर्स यूजर की उस बात को याद करके लूका काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं ऑलरेडी एक वॉरियर हूँ, यानी कि एक सोल्जर हूँ, मुझे जिंदा रखना उसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उन सभी लोगों की पैथेटिक मर्जी ही कुराइन के लोगों की मौत की असली वजह बन रही है, और अब जहन्नुम में बैठ के अपने कॉमरेड्स के भी मरने का इंतजार करो। लूका काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से इले उससे पूछने लगता है, लूका तुमने उस कुराइन गर्ल की आंखों को क्यों बंद किया था? अचानक से इले की इस बात को सुनकर लूका चुप हो जाता है, लेकिन इले अभी भी उससे पूछ रहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? लेकिन दूसरी तरफ लूका उसकी बातों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी करवट बदलते हुए कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बोलते हो, क्या तुमने एक नई टंग भी पाली है? और वैसे वो मेरी एक गलती थी। लूका इले को ये सब कुछ कह तो रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे एम्पायर के ये रूल बिल्कुल भी पसंद है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि लूका की तरह ही दूसरे ट्रेनिंग्स को कह रहे थे, इस तरह तुम्हारे इंपीरियल गार्ड ट्रेनिंग के 2 साल मुकम्मल होते हैं और इस वक्त तक तुम्हारे जूनियर बैचेस भी आ चुके हैं, तो तुम्हें उन न्यू रिक्रूट्स के लिए एक मॉडल बनाना होगा, स्पेशली लूका और इले तुम दोनों। टॉप 1 और टॉप 2 होने की हैसियत से तुम्हें एक सेंचुरियन बनने का एम रखना चाहिए, और उस पोजीशन को हासिल करके तुमने एम्परर और सिटीजन की रक्षा करनी है। उस पर्सन की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका और इले दोनों ही इकट्ठे कहते हैं, यस सर। और इसी के साथ साथ लूका अपने मन में सोच रहा था, एक सेंचुरियन। और फिर हमें बताने लगता है, इंपीरियल गार्ड्स काफी ज्यादा सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उन 10 सेंचुरीज में से हर सेंचुरी में 10,000 गार्ड्समैन होते हैं, और उन सभी गार्ड्स के कमांडर को चीफ सेंचुरियन कहा जाता है। और मेरे जैसे कैडेट्स को फुल बॉडी मैकेनाइजेशन के बाद सबसे लोवेस्ट रैंक सेंचुरी 10th सेंचुरी में भेजा जाएगा। और अगर मैं 10th सेंचुरी का सेंचुरियन बन जाता हूँ, तो इस तरह मैं अपने गोल के करीब हो जाऊंगा। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका और इले के दरमियान एक फ्रेंडली स्पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका पर हमले कर रहा था और लूका उसके सभी अटैक्स को डॉज और ब्लॉक कर रहा था, जहाँ काफी देर तक इनकी इसी तरह ही फाइटिंग चलती रहती है। और इले के साथ फाइट करते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, अपने न्यू आर्म्स के मिल जाने के बाद इले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन ये कहते हुए लूका उसकी लोअर बॉडी पर किक करता है, जिसकी वजह से इले का बैलेंस बिगड़ गया था। और इसी मौके को देखते हुए लूका काफी ज्यादा तेजी से उस पर पंच करने वाला था, लेकिन लूका अपना पंच उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब जाकर रोक देता है और इले को कह रहा था, हमने 124 टाइम फाइट की और 124 टाइम ही तुम मुझसे हार गए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें लूका और इले को वहीं आउट प्लेस में एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका को कह रहा था, मुझे लगा था मैं इस बार तो तुमसे जीत ही जाऊंगा। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे टोन मारते हुए कहने लगता है, अगर न्यू पार्ट्स के मिल जाने के बाद कोई सच में स्ट्रॉन्ग हो जाता तो बंदे ने ट्रेनिंग ही क्यों करनी थी। लूका के मुंह से इतनी तकल्लुफ भरी बात को सुनकर इले उससे कहने लगता है, उस स्पीच को सुनने के बाद तुम और भी ज्यादा सख्त हो चुके हो और एक सेंचुरियन बनना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। तो लूका कहने लगता है कि ऑफ कोर्स अगर मैं इंपीरियल गार्ड के तौर पर ही यूं बढ़ता रहूंगा तो मुझे कहीं पर भी वेलकम किया जा सकता है। तो इले कहने लगता है, तुम एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पर तुम्हारी मौत इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लिया जाए। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहने लगता है, अनलाइक यू मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं वापस जा सकता हूँ, तो मुझे इसी तरह मेहनत करते रहनी होगी और अपने गोल को अचीव करना होगा। और इले तुम्हारे पास टैलेंट है,
लेकिन तुम्हारे पास वो स्ट्रॉन्ग विल नहीं है और तुम एक गार्डमैन ही क्यों बनना चाहते थे? तो इलिया मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक गार्डमैन बनना चाहता था? मेरा असली ख्वाब तो एक स्कॉलर या आर्कियोलॉजिस्ट बनना था और एंशिएंट आर्कन सिविलाइजेशन को स्टडी करना था। तो लूका कहता है, तो फिर तुमने वो काम क्यों नहीं किया? तो इलिया मुस्कुराते हुए कहता है, एम्पायर में आर्कन सिविलाइजेशन को स्टडी करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बैन है और इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे घराने ने बहुत सारे जनरल्स को प्रोड्यूस किया है तो उन्होंने मुझे इस चीज के अलावा कुछ भी काम करने से मना कर दिया। तो लूका उसे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें वो काम करने ना दिया गया जो तुम करना चाहते थे, इसी वजह से तुम सैड हो। कितना बेकार है। स्लम्स में काफी ज्यादा ऐसे बंदे हैं जिनकी अगले दिन की जिंदगी भी गारंटीड नहीं की जा सकती और हाथ तो ये है कि उन्हें एक टाइम का खाना भी काफी ज्यादा मुश्किल से मिलता है। लूका की इन बातों को सुनने के बाद इलिया उसे कहने लगता है, मुझे पहले ही लगा था कि तुम यही कुछ कहोगे और वैसे मैंने तुम्हें अपना ये सीक्रेट इसी वजह से बताया क्योंकि लूका तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। तो लूका फिर से उसे कहने लगता है, जिस तरह से तुम खुले में यूं एम्पायर को क्रिटिसाइज करते हो, अगर किसी बहन के भाई ने इस बारे में रिपोर्ट कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी रियून हो जाएगी। तो इले कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारा सीक्रेट छुपाया हुआ है। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, मैं सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा हेजिटेट किया था क्योंकि मेरा ओपोनेंट बिल्कुल ही एक नॉन कॉम्बैटेंट था और अगर तुम्हारी जगह किसी ने देखा होता तो इस वक्त वो जिंदा ना होता। और ये कहते कहते अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगता है, मैं एम्पायर और एम्परर के लिए काफी ज्यादा लॉयल हूँ जिन्होंने मेरे टैलेंट को निखारा है और एम्पायर के एनिमीज मेरे एनिमीज हैं और तुम्हारा भी सिर्फ यही माइंडसेट होना चाहिए। इले लूका की इस बात को सुनकर पहले तो इले बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता और फिर अचानक से हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। अगर एम्पायर के लिए तुम्हारी ये एलिगेंस लॉयलिटी से भी बढ़ गई तो उस वक्त भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। और लूका मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना भी ज्यादा पुश मत करो। और इले को अपनी ये बातें सीरियस ना लेता देखकर लूका उसे देखकर कहने लगता है, इडियट, अगर तुमने वो बात किसी को भी बताई तो तुम मारे जाओगे। और फिर से हमें एक साल स्किप करके थर्ड ईयर ट्रेनिंग मिशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन न्यूट्रल जोन में मौजूद एक आर्केन साइड के पिलर के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा था, हम सभी लोग आर्केन साइड पर मौजूद हैं और अभी भी इसके अंदर से एनर्जी रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि ये पिलर लाखों करोड़ों साल पहले बनाया गया था और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला अपना इले होता है जो कि आर्केन साइड बनाने की वजह से काफी ज्यादा खुश था और काफी ज्यादा खुश होते हुए लूका को कहने लगता है कि लूका देखो ये काफी ज्यादा कूल नहीं है, हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस से पहले भी कुछ ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने स्टार्स को एक्सप्लोर किया था। और इले की इन बातों को सुनते हुए लूका अपने मन में कहने लगता है, मैंने एक लाइन ड्रा की थी लेकिन ये भाई साहब उसे क्रॉस करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे। और फिर इले को कहने लगता है, इले तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो, ये रिकॉग्निशन मिशन हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है और अगर इसी दौरान हम किसी दूसरी फोर्स से मिल जाते हैं तो वो चीज एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। लेकिन इले जो कि उस पिलर से लपका खड़ा था वो लूका को कहने लगता है, अगर हम अपने एनिमी को डिफीट नहीं भी कर पाए तो उन सभी गार्ड्स में से हमारी कोई मदद करने के लिए आ जाएगा। और इले की इन हरकतों को देखकर लूका काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर तभी अचानक से पीछे से कोई पर्सन आते हुए कहने लगता है, द प्रेजेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट, और उन रिकॉर्ड्स की वजह से हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर तुम इस बात को दूसरे नजरिए से देखो तो ये चीज भी समझ में आती है कि लोग हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला क्रिश्चियन इंपीरियल गार्ड ट्रेनिंग क्लॉड रेमोनस होता है, जिसे देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, क्लॉड इस भाई की फैमिली कार्तिकास की फैमिली जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन जो भी है ये एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से आता है। लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ क्लॉड लूका को कह रहा था, लूका क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? वो ये कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी किसी को पसंद तो नहीं करते ना? और क्लॉड की इस बात को सुनकर लूका काफी ज्यादा ऑफेंसिव मूड में आकर कहने लगता है, अगर तुम मेरे थोड़ा सा भी क्लोज आए तो मैं तुम्हें एक थ्रेट समझ के तुम पर हमला कर दूंगा। और लूका की इस रिएक्शन को देखकर क्लॉड उसे कहने लगता है, अरे अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहने का मतलब था कि अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो मैं अपनी लिटिल सिस्टर को तुमसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो लूका कहता है कि मैं ऑर्फनेज से हूँ, जिस पर फिर से क्लॉड कह रहा था, व्हाटएवर तुम जहाँ से भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑर्फनेज से हो या फिर कोई नोबिलिटी हो, आखिरकार तुम मेरे एक सुपीरियर हो। और ये भी सुन लो कि मेरी छोटी बहन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्लॉड लूका को ये सब कुछ बता ही रहा था, अचानक से पीछे से इले भी उसे आकर कहने लगता है, लूका लगता है तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। इन सभी लोगों का ये सब कुछ मजाक चल ही रहा था लेकिन तभी अचानक से इले और लूका दोनों को ही कुछ फील होता है, जिसे फील करते ही वो सभी लोग वहाँ से किसी जगह पर छुप गए थे जहाँ लूका सभी लोगों को कहने लगता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इले और ग्रुप पीछे रहकर हमें स्प्रोट प्रोवाइड करेंगे और मैं और क्लॉड आगे रहकर कमांड संभालेंगे। और सामने की तरफ देखते हुए जहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ था, लूका अपने मन में सोचने लगता है, सामने कोई ना कोई पर्सन तो है। और उस पर्सन की तरफ देखते हुए जिसके सामने की एक क्यूब जैसी चीज फ्लोट कर रही थी, उससे ध्यान से देखते हुए लूका काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कह रहा था, डैम इट, ये तो एक कोराइड प्लाडीन है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस प्लाडीन ने भी लूका और क्लॉड की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था और किसी पर्सन की प्रेजेंस को सेंस करते ही वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेयर को
कंट्रोल करता है और उससे उसने उन दोनों पर हमला कर दिया था। जिस हमले को अपनी तरफ बढ़ता देखकर लूका काफी ज्यादा तेजी से क्लॉड को वहां से हटने को बताता है, लेकिन इससे पहले कि क्लॉड कुछ भी रिस्पॉन्स कर पाता, वो स्पीयर क्लॉड को चीरते हुए आगे निकल जाता है और क्लॉड की बॉडी के पीसेस हो गए थे। और अपने साथी को अपने सामने यूं मरता हुआ देखकर लूका काफी ज्यादा डर जाता है और उसको राइट प्लाडीन का अगला निशाना लूका था।